हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। ये आपके 1 नंबर वाले प्रश्न होंगे, 3 नंबर वाले प्रश्न होंगे और 6 नंबर वाले प्रश्न होंगे। मैराथन क्लास होने वाला है आज का ये वीडियो आप सभी के लिए। इन सभी में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे। ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। सभी बताए गए क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके पेपर में हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को 2 लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स का, जो सबसे 1 नंबर वाला प्रश्न है क्लास 12 इकोनॉमिक्स का, जो कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लेकर आया हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप लोगों की बताने की आवश्यकता नहीं है ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न देखिए, प्रत्येक अर्थव्यवस्था के साधन हैं। तो जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था का साधन है वो कौन सा हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए आपका असीमित, बी सीमित, डी अपर्याप्त या सी पर्याप्त। तो इनमें से कोई एक सही विकल्प है जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना रहेगा। इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा, देखिए आप लोगों का एक प्रकार से टेस्ट भी आप लोग ले सकते हैं, अपने आप खुद अपना टेस्ट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, उसके लिए करना क्या है, हमारे बताने से पहले आप लोग को सही उत्तर पता है तो कॉपी में एक लिख लीजिए। लास्ट में जब वीडियो एंड होगा तो आप उस पूरे क्वेश्चन को जो लिखे होंगे सही उत्तर आप लोग बताइएगा कि सर मैंने इतने में से, मान लीजिए कि मैं बहुविकल्पीय प्रश्न 50 बताने वाला हूँ, 50 में कि आपका 30 सही गया है, तो आप इस तरह से कमेंट करेंगे। इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप लोग किस तरह से अर्थशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सीमित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। यानी इनमें से भैया कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। उत्पादक का व्यवहार, कीमत निर्धारण, उपभोक्ता का व्यवहार या राष्ट्रीय आय। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रीय आय हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। यानी 2 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी जो क्वेश्चंस मैं आप सभी को करा रहा हूँ स्टूडेंट, ये वीवीआई क्वेश्चंस हैं, समझ में आ गया। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन इनमें से चुनिंदा प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण नहीं है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसका उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, ऐसे इसके आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऑप्शंस दिए जाएंगे। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और उन्हीं 10 में से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का एक एक राइट आंसर देने पर 1 नंबर दिया जाएगा। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग हो जाएगा, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण नहीं है। तो तीसरे नंबर का डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए गला कुछ खराब है स्टूडेंट मेरा थोड़ा, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में, ये जो डॉट है इसी में हमारा राइट आंसर आएगा। अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं पर निर्णय लिए जाते हैं बाजारी शक्तियों द्वारा, संस्थाओं द्वारा, सरकार द्वारा या इनमें से नहीं। तो इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा स्टूडेंट वो आप लोगों का हो जाएगा सरकार द्वारा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का कंप्लीट है, सरकार द्वारा आप समझ लीजिए, ठीक है। एक केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा केंद्रीय समस्याओं पर निर्णय लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कार एवं स्थानापन्न वस्तुएं हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है या तथा का व खा दोनों हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हर एक स्टूडेंट दे सकते हैं। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5वें नंबर का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, इनमें से पेट्रोल भी हो जाएगा, डीजल भी हो जाएगा। यानी कार एवं पेट्रोल, यहाँ पर देखिए कार एवं पेट्रोल एंड डीजल स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो 5 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं में ये क्वेश्चन दोनों कंप्लीट कर देंगे, क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बजट रेखा को भी कहा जाता है। तो बजट रेखा को भैया कहा क्या जाता है, कीमत रेखा भी कहते हैं, व्यय रेखा भी कहते हैं, बजट सेट भी कहते हैं या मांग रेखा कहते हैं। तो इन चारों में से आप लोगों को सही विकल्प बताना है और इनमें से कीमत रेखा हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी बजट रेखा को कीमत रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, कीमत रेखा भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर देखिए, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी हुई कीमत तथा आय पर क्रय करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, खरीदने की इच्छा, वस्तु की मांग, वस्तु की मात्रा या वस्तु की पूर्ति। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का बी हो जाएगा, वस्तु की मांग हो जाएगा, जो कि किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी हुई कीमत तथा आय पर क्रय करता है उसे वस्तु की मात्रा, ठीक है, उसी वस्तु की मात्रा कहते हैं। अब ये देख सकते हैं क्वेश्चंस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो 7 नंबर भी क्वेश्चंस बता दिए हैं, इनमें एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और आप लोग तैयार कर लेंगे तो आप लोगों का अच्छा नंबर बोर्ड एग्जाम में बन जाएगा। मैं पूर्ण रूप से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करा रहा हूँ और आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए। टाइम कम है और आपको अच्छे मार्क्स लेकर आना है तो स्टडी अच्छे से करना पड़ेगा। 100% आप स्टडी पर फोकस कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता की बजट रेखा अपने स्थान से खिसक जाती है जब उसकी डॉट डॉट है, इसी में सही विकल्प आएगा, जब उसकी में परिवर्तन होता है। तो आय में तो होगा नहीं, मांग में भी नहीं होगा, जीवन स्तर या प्राथमिकता। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग सोच रहे हैं कि आय नहीं होगा वो सही विकल्प है। देखिए आय में से राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि उपभोक्ता की बजट रेखा अपने स्थान पर खिसक जाती है जब उसकी आय में परिवर्तन होता है, तो आय बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, किसी वस्तु की उपयोगिता क्या होती है, ये आप लोग बताइए। वस्तु की उत्पादन क्षमता, व्यक्ति की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, वस्तु का स्वाद या वस्तु की उपलब्धता। तो इनमें से बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, कि व्यक्ति की किसी, यहाँ पर देखिए, व्यक्ति की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता होती है किसी वस्तु की। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उदासीन वक्र विश्लेषण किसने प्रतिपादित किया है, मार्शल, पीगू, रॉबिन्स या हिक्स। तो उदासीन वक्र विश्लेषण की बात हो रही है। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न के वीडियोज में मैंने कवर करा चुका हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हिक्स हो जाएगा, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिक्स ने इसका प्रतिपादन किया है। ठीक है, प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 11 नंबर। देखिए उत्पादन का अर्थ है, तो उत्पादन का क्या अर्थ है, उपयोगिता की हानि, उपयोगिता का विनाश, उपयोगिता का सृजन या इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन का जो अर्थ है बेसिकली स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, देखिए इनमें से राइट आंसर वो आपका सी वाला हो जाएगा, यानी उपयोगिता का सृजन हो जाएगा, ये उत्पादन का अर्थ है। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, अल्पकाल में निम्नलिखित में से उत्पादन के किस साधन में परिवर्तन करना असंभव होता है। जो अल्पकाल में निम्नलिखित उत्पादन के साधन है उसमें क्या करना, यानी परिवर्तन करना असंभव होता है, किसमें, कच्चा माल में, श्रमिक, मशीन या साहसी में। तो 12 नंबर का आपका मशीन हो जाएगा, यानी मशीन में जो उत्पादन करना ये असंभव होता है। तो 12 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, किसी फर्म के औसत लागत, किसी फर्म के औसत लागत वक्र की आकृति होती है अंग्रेजी भाषा के अक्षर से। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है यू के समान होती है, यानी 13 नंबर का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थित होते हैं, यानी जो अल्पकाल है इसमें जो उत्पादन की बात हो रही है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए उत्पादन के कितने साधन स्थित होते हैं। तो भैया इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, कम से कम एक होते हैं। उत्पादन के कितने साधन होते हैं, कम से कम एक, यानी सी वाला विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किए जाने वाला व्यय कहलाता है।
तो किए जाने वाला जो है वो कहलाता है क्या, लाभ हो जाएगा, लागत हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा या आगत हो जाएगा। तो देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है आप लोगों का, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो लागत हो जाएगा। 15 नंबर का भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर 16 नंबर, मजदूरी होती है, क्या होती है, स्पष्ट लागत, अवसर लागत या अस्पष्ट लागत या इनमें से कोई नहीं। क्या है, स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत, इनमें डिफरेंस है स्टूडेंट, नहीं तो आप दोनों एक ही पढ़ लीजिएगा। तो देखिए 16 नंबर का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से स्पष्ट लागत जो है वो मजदूरी होती है। ठीक है, तो 16 नंबर का ए विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन होते हैं। तो भैया वर्तमान युग की यानी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो वो 5 होते हैं। ठीक है, उत्पादन के कितने साधन, 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चंस आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है, बाहरी नहीं क्वेश्चंस आते हैं जो आपके क्वेश्चन बैंक और जो आपकी बुक में दिए होते हैं उसी से एग्जामिनर आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और आप लोगों ने तैयार किए होते हैं तो आपको आंसर आता है और आप बोर्ड एग्जाम में क्या है हर एक क्वेश्चंस को करके आते हैं। लेकिन आप लोग बिगिनर है, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो टॉपिक वाला वीडियो देख लीजिएगा। हर एक बच्चे को मुझे साथ लेकर चलना है और हर एक बच्चे को 95% दिलाना है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए मेरा काम है राह दिखाना, राह पर आपको चलना है, रास्ते पर आपको चलना, वो आपका काम है। ठीक है, हमारा काम है दिन रात एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आना और आपको एक गाइड करना कि आपको इस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, उस पर आप लोगों को चलना है और पेपर देने आप जाएंगे। मेरा काम क्या है, काम है इतना कि मैं आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन करा सकूं, तो उसके लिए आप अच्छी सी मेहनत कीजिए और दिन रात एक कर दीजिए, टाइम कम है। 18 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में होते हैं, क्या होता है, कम क्रेता, पर्याप्त क्रेता विक्रेता या अधिक क्रेता या अधिक विक्रेता। तो इनमें से जो बी नंबर है, अपर्याप्त क्रेता और विक्रेता होते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में। ठीक है, तो 18 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, समरूप वस्तु, देखिए समरूप वस्तु उत्पाद इस बाजार की विशेषता है, यानी किस बाजार की यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट, तो वो आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, ये समरूप वस्तु इस बाजार की विशेषता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ यहाँ पर भैया, देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार, क्या है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है। तो देखिए जो स्टूडेंट वस्तु की कीमत निर्धारित करता है स्टूडेंट, देखिए उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार या उद्योग की मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ। तो देखिए इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, ना उपभोक्ता होगा, ठीक है, ना उत्पादक होगा, ना सरकार होगा। इनमें से देखिए जो उद्योग की मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ हैं, ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु का कीमत निर्धारित करता है। ठीक है, तो 20 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है। तो एक क्रेता, एक विक्रेता, एक उद्योग या एक फर्म। ठीक है, वहाँ पर पूर्ण प्रतियोगी बाजार था, यहाँ पर एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की बात हो रही है स्टूडेंट, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। एक उद्योग जो है ये क्या है, कीमत को निर्धारित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोनों क्वेश्चन दिखा दूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, दोनों में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, देख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्म का उद्देश्य अपने को अधिकतम करना है। भैया क्या अधिकतम करना है, इसी में राइट आंसर आएगा। देखिए अपने को क्या लागत अधिकतम करना है या लाभ करना है या उत्पाद करना है या ये सभी। तो देखिए इनमें से जो सही विकल्प है स्टूडेंट वो लाभ हो जाएगा, यानी अपने को लाभ को अधिकतम करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है। ठीक है स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो 22 नंबर भी मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। ठीक है, टेस्ट वाले स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, ईमानदारी से यदि आप लोगों को आंसर पता है तो ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, बाजार संतुलन है। बाजार संतुलन क्या है, बाजार मांग, बाजार पूर्ति, बाजार मांग, बाजार पूर्ति, बाजार मांग, बाजार पूर्ति, बाजार मांग, बाजार पूर्ति। ठीक है, तो ये 4 विकल्प आपके इस तरह से दिए हुए हैं। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 23 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब मांग बढ़ती है और पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो संतुलन कीमत
तथा मात्रा, यह देखिए दोनों में राइट आंसर है, बढ़ती है या गिरती है, गिरती है, गिनती है, गिरती है या बढ़ती है। तो देखिए जो 24 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब मैं पूरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। देखिए बढ़ती यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ठीक है, बढ़ती है, फिर यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब मांग बढ़ती है और पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो संतुलन कीमत बढ़ती है तथा मात्रा बढ़ती है, ठीक है। तो 24 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शंस लगने से क्वेश्चन किस तरह से कंप्लीट हो जाता है, नहीं तो अधूरा रहता है, ठीक है। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, एक बाजार उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वस्तु की मांग क्या होती है, वस्तु की आपूर्ति से कम होती है, वस्तु की आपूर्ति से अधिक होती है, वस्तु की आपूर्ति के बराबर होती है या वस्तु की आपूर्ति से असंबद्ध क्या है, असंबद्ध होती है। तो इनमें से सी राइट आंसर हो जाएगी कि वस्तु की आपूर्ति के बराबर होती है, यानी 25 नंबर का सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के, मैंने बता दिया है। अब हम चलते देख लेते हैं महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो कि 3 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए आ चुका है 3 नंबर वाला प्रश्न। देखिए कक्षा 12 अर्थशास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लेकर आए इस वीडियो में, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल ये 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं बताऊँगा। ये VVI क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन आंसर को हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, 2 ऐसी मूल आर्थिक समस्याएं बताइए जिनका समाज सामना करता है। ये जो आपका प्रश्न है मैं आपको डेट भी बताता चलूँगा, जिससे आप लोगों को पता चले कि किस वर्ष में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो 2020 में प्रश्न पूछा गया है ये वाला 2 ऐसी समस्याओं के बारे में, आर्थिक समस्याओं के बारे में। उत्तर देखिए सबसे पहला है सीमित संसाधनों का विनिधान, ठीक है। दूसरा है वस्तु और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का विवरण, ठीक है। ये 2 ऐसी मूल आर्थिक समस्याएं हैं जिनका समाज सामना करता है, ठीक है। तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ये भी आपका VVI क्वेश्चन। देखिए सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भेद कीजिए या अंतर बताइए। भेद और अंतर दोनों एक ही होता है, तो घबराना नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर भेद क्या होता है, अंतर क्या होता है। देखिए भेद और अंतर क्या है, अथवा लगकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर यही होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए NCERT का ये क्वेश्चन है, 2020 में भी पूछा गया था, 2023 और इस साल यानी 2024 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो उत्तर चलिए देख लेते हैं इसका। देखिए सबसे पहले सकारात्मक अर्थशास्त्र की मैं बात करूँ, देखिए सकारात्मक अर्थशास्त्र से अभिप्राय उस अध्ययन से है जिसमें ये अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न क्रियाविधियाँ किस प्रकार कार्य करते हैं। जो विभिन्न क्रियाविधि हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र में, ये किस प्रकार से कार्य करती हैं। अब आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की बात करूं तो यहाँ पर देखिए आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से अभिप्राय उस अध्ययन से है जिसमें ये समझने का प्रयास किया जाता है कि कौन सी क्रियाविधि हमारे अनुकूल है और कौन सी अनुकूल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोनों बातें की जाती है कि कौन सी क्रियाविधि है जो हमारे अनुकूल है और कौन सी हमारे अनुकूल नहीं है, ठीक है। तो सकारात्मक और आदर्शात्मक जो है अर्थशास्त्र की बात की जा रही थी, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि आपके लिए समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ये देखिए 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, उत्पादन संभावना सीमा क्या है, ठीक है। NCERT का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा गया था। तो उत्पादन संभावना सीमा क्या है इसके बारे में बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन से आप लोगों का आंसर चलिए देख लेते हैं। देखिए उत्पादन संभावना वक्र संभावना सीमा 2 वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों को दर्शाता है जिनका, देखिए सबसे पहला है उपलब्ध संसाधनों तथा दूसरा है वर्तमान तकनीकी ज्ञान द्वारा उत्पादन किया जा सकता है। तो ये भैया उत्पादन संभावना सीमा जो है पूछा गया था क्वेश्चन, और इसका मैंने आंसर बता दिया। देखिए इतना ही आंसर था और इसको आप लोग लिख जरूर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है।
क्या पूछा गया कि उत्पादन संभावना सीमा क्या है। देख सकते हैं इसको दर्शाया गया है 2 भागों में, ठीक है, देख सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं बताऊंगा, निचोड़ है आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या गया है। देखिए मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना क्या दर्शाता है। जो मांग वक्र है मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है अर्थशास्त्र में कि मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना क्या कहलाता है। तो उत्तर में देखिए मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना ये दर्शाता है कि वस्तु अपनी कीमत में बिना परिवर्तन बिना किसी परिवर्तन की वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। क्या भैया, वस्तु की जो मांगी गई मात्रा इसमें क्या है, वृद्धि होती है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाकर खत्म हो चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न स्तरीय वस्तुओं को परिभाषित कीजिए, कुछ उदाहरण दीजिए। यानी इसके परिभाषित करना है और उसके कुछ उदाहरण भी देना है। 3 नंबर का बाबू आप लोगों का प्रश्न है। आंसर देखिए एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2020, 2022 और इस साल भी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। अब देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि सर आप लोग जो बता रहे हैं क्या वही। देखिए यूपी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर चेंज आते हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग जो है ईयर में क्वेश्चन पूछा आता। मान लीजिए किसी जिले में प्रयागराज में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, नोएडा में या इलाहाबाद जो प्रयागराज में तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, वहीं बनारस में अलग क्वेश्चन हो गया, प्रतापगढ़ में अलग हो गया, ठीक है, लखनऊ में अलग क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अलग अलग क्वेश्चन होता है, लेकिन यूपी बोर्ड में अलग अलग ही होते हैं, पेपर कोड चेंज होता है, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया इसका उत्तर देखिए, निम्न स्तरीय वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत होती है। अर्थात जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो इन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, और जब उसकी आय कम होती है तो इन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे मोटा अनाज व निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ, ये इसकी बात हो रही है कि देखिए जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो इन वस्तुओं की जो है मांग कम हो जाती है, ठीक है, और जब उसकी आय कम होती है तो इन वस्तुओं का मांग बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये निम्न स्तरीय वस्तुएं इसका परिभाषा दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बाजार मांग से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। 2022 बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। उत्तर देखिए, बाजार में किसी वस्तु के सभी क्रेताओं द्वारा की गई कुल मांग को बाजार मांग कहते हैं। किसी भी वस्तु के लिए बाजार मांग व्यक्ति विशेष के मांग वक्रों से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। मांग वक्रों से क्या है, प्राप्त की जा सकती है, ये बाजार मांग से अभिप्राय है, ठीक है। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को रोक लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आपको जो तैयारी है और आप लोग भी अच्छे से नंबर ले पाए, 95% अर्थशास्त्र में ला पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा स्टूडेंट, डेडिकेशन लगा दीजिए, हर एक सब्जेक्ट को बराबर ध्यान दीजिए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप इकोनॉमिक्स पर ध्यान दीजिए, लेकिन जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर आप जिस पर 1 घंटे दे रहे हैं उस पर 2 घंटे दीजिए, ताकि वो भी कंप्लीट हो। 7 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता का इष्टतम बंडल कहाँ स्थित होता है। जो इष्टतम बंडल है कहाँ पर स्थित होता है, एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है। उत्तर देखिए, उपभोक्ता का इष्टतम बंडल ब्रैकेट में है सर्वाधिक अनिधिमान वाला बंडल बजट रेखा पर स्थित होता है। यह बजट रेखा के ऐसे बिंदु पर स्थित होता है जहां बजट रेखा अनिधिमान वक्र पर स्पर्श रेखीय होता है। क्या होता है, स्पर्श रेखीय होता है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि उपभोक्ता का इष्टतम बंडल कहाँ पर स्थित होता है, इसमें मैंने बाकायदा बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न है, मांग लोचदार कब होती है। तो जो मांग लोचदार है ये कब होती है, इसका आंसर देखिए। उत्तर, मांग लोचदार तब कहलाती है जब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में, मांगी गई जो मात्रा है इसमें
प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कॉन्सेप्ट छोटा सा है, इसका आंसर भी छोटा सा है, लेकिन 3 नंबर आपको बराबर दिया जाएगा। ये नहीं, देखिए जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 से 4 लाइनों में क्या है कंप्लीट करके इसको ख़त्म कीजिए, ज़्यादा लाइनों में बोर्ड एग्जाम में मत लिखिएगा। तो जो मांग लोचदार कब होती है इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, कि मांग लोचदार तब कहलाती है जब जो मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर। देखिए ये सभी अति लघु उत्तरीय के क्वेश्चन आंसर हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, क्या दीर्घकाल में कुछ स्थिर लागत होती है? जो दीर्घकाल है इसमें क्या कुछ स्थिर लागत होती है? यदि नहीं तो क्यों? ठीक है भैया, यदि नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, बताइए इसका आंसर। देखिए एनसीईआरटी से लिया गया है 2020, 2022 और इस सवाल भी बोर्ड एग्जाम में भैया पूछा गया। तो कितना इम्पोर्टेंट है कहने की आवश्यकता नहीं, बस आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं, बस आप नोट करते चलिएगा। तो आंसर देखिए, उत्तर देखिए कि क्या दीर्घकाल में कुछ स्थिर लागत होती है? यदि नहीं होती तो भैया क्यों नहीं होती, वाई? देखिए उत्तर देखिए, नहीं, दीर्घकाल में किसी फर्म की कोई लागत स्थिर नहीं होती है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में दोनों कारकों के साथ साथ परिवर्तन ला सकता है। जो दोनों कारकों हैं इनके साथ साथ क्या कर सकता है भैया, परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर देख सकते हैं। ये भी भैया आप लोगों का VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कारक अनुपातों की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो जो कारक अनुपात है इसके संकल्पना को हमें परिभाषित करना है। ठीक है, ये भी VVI क्वेश्चन से समझ लीजिए। जितने भी मैं क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ सारे चुनिंदा प्रश्न हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, कारक अनुपात उस अनुपात को बताता है जिसमें निर्गत उत्पन्न करने के लिए 2 कारकों को संयोजित किया जाता है। जो निर्गत क्या है उत्पन्न करने के लिए 2 कारकों को क्या है संयोजित किया जाता है। गले में प्रॉब्लम है स्टूडेंट तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, संयोजित किया जाता है। ये 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सीमांत उत्पाद क्या है? तो जो सीमांत उत्पाद है ये क्या है इसके बारे में बताना है। 2022 और 2024 के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था। देखिए उत्तर देखिए, प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण उत्पादन ब्रैकेट में है निर्गत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। उत्पादन मात्रा में एक इकाई के बढ़ाने या घटाने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है वही सीमांत उत्पाद है। ठीक है, वही क्या है भैया, सीमांत उत्पाद है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि सीमांत उत्पाद क्या होता है। ठीक है, सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं, इससे आशय क्या है। तो ये सभी अथवा करके क्वेश्चंस आएंगे। इसका आंसर यही होगा, यही आप लोगों को लिखना है। इसका ये परिभाषा है। ठीक है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए आंसर यही दीजिएगा जब परिभाषा से रिलेटेड हो, जब आपको लगे कि हाँ ये परिभाषा है। ठीक है, और जो मैंने आपको विकल्प दिए हैं कि आशय परिभाषित कीजिए, स्पष्ट कीजिए, ये सभी इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इसमें देखिए कि सीमांत उत्पाद में कि देखिए सीमांत उत्पाद हो गया कुल उत्पाद में परिवर्तन, फिर बटा देखिए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में परिवर्तन। ठीक है, ये सीमांत उत्पादन से है। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर, पैमाने के प्रतिफल का अर्थ लिखिए। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पैमाने का प्रतिफल है इसका हमें क्या करना है, अर्थ लिखना है। देखिए उत्तर है, पैमाने के प्रतिफल से आशय है उत्पादन के सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाना। अतः पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत सभी साधनों की मात्राओं में एक समान अनुपात में परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। कुल उत्पादन पर क्या है, पड़ने वाले जो प्रभाव है उसका अध्ययन किया जाता है। तो जो 12 नंबर क्वेश्चन था इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, 12 नंबर क्वेश्चन भी। ठीक है, मैं इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट कराएंगे।
ठीक है। अगला यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया भैया, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। हमें क्या है, कोई 3 विशेषताएं लिखना है। 2020 और 2024 के एनसीईआरटी पैटर्न पर ये आधारित क्वेश्चन है और पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में। उत्तर देखिए, एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के परिभाषिक लक्षण निम्न प्रकार से हैं। जो परिभाषिक लक्षण है वो इस प्रकार से हैं, निम्न प्रकार से हैं। देखिए सबसे पहला है, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। भैया बड़ी संख्या में, जी हाँ, क्रेता और विक्रेता होते हैं, ठीक है। क्रेता और विक्रेता, विक्रेता यानी जो सामान बेचता है, क्रेता जो लेता है, ठीक है, होते हैं। दूसरा है, प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पाद तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता। तीसरा है, जानकारी पूर्ण होती है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में जो विशेषताएं इनकी जानकारी क्या है वो पूर्ण होती हैं। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए, जैसा कि मैं बताता हूँ, आप लोग क्या है, वीडियो को आराम से स्क्रीन पर टिक करके क्या क्लिक करके रोक लीजिए, और क्वेश्चंस को लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, लिख लीजिए, नहीं तो टिक लगा लीजिए क्वेश्चंस को, क्योंकि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिसर्च लगा है, काफ़ी मेहनत लगा है, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। बहुत ही मेहनत लग रहा है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो कर दीजिए, और जिस भी टॉपिक पर आप लोग कमेंट करेंगे वो मैं वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। 14 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर बाजार का अर्थ लिखिए। जो बाजार है इसका आपको अर्थ लिखना है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, बाजार वो व्यवस्था है जो क्रेताओं तथा विक्रेताओं को एक दूसरे के संपर्क, देखिए एक दूसरे के संपर्क, यहाँ पर देखिए संपर्क हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में लाकर वस्तुओं तथा सेवाओं की क्या है, बिक्री एवं खरीद को सुविधाजनक बनाता है। बाजार क्या होता है भैया, वही होता है मार्केट, कि हम जाते हैं सामान लेने, जो दुकानदार होता है वो सामान देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे के संपर्क में लाकर वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री एवं खरीद को क्या है, सुविधाजनक बनाता है, ठीक है। उसे पैसा कमाने और मुझे वो सामान ज़रूरत है, ठीक है, उसको अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत है और हमको भी किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो बाजार का अर्थ यही होता है। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि इकाई कर लगाने से एक फर्म के पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके बारे में बताइए। ये भी बाबू आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्तर है, प्रति इकाई कर लगाने से फर्म का पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है, अतः किसी भी दी गई बाजार कीमत पर अब फर्म निर्गत की अधिक इकाइयों का उत्पादन करती है। जो फर्म निर्गत है इसकी जो अधिक इकाइयां हैं इसको क्या है, उत्पादन ये करती हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था 15 नंबर कि इकाई कर लगाने से एक फर्म की पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर आप देख सकते हैं, आंसर मैंने बता दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन, संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं। देखिए संतुलन कीमत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर है, संतुलन कीमत वो कीमत होती है जिस पर किसी वस्तु की बाजार मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है। यानी जो भी वस्तु इसकी बाजार मांग क्या होती है, वो उसकी पूर्ति के बराबर होती है, ठीक है। देखिए संतुलन कीमत बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति, ठीक है। संतुलन कीमत भी इसमें बाजार मांग भी है और बाजार की पूर्ति भी हो रही है, ठीक है। ये संतुलन कीमत से परिभाषा है, इसका आशय है, इसका उदाहरण है, उदाहरण नहीं इसका आशय है, ठीक है, स्पष्ट है, आशय है, और परिभाषित कीजिए। इससे आप क्या समझते हैं पूरी चीज़ें को बता दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं। जो श्रम का सीमांत है संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर देखिए, श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए उसे जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं वो सीमांत संप्राप्ति तथा सीमांत उत्पाद के गुणनफल के बराबर है। इसे ही श्रम का सीमांत या संप्राप्ति उत्पाद एल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए कितना अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया कि श्रम का सीमांत या संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर देख सकते हैं
कि इसे ही श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद एल कहते हैं, ठीक है। अथवा लगकर क्वेश्चन पूछा गया जाएगा कि संप्राप्ति किससे होते हैं, तो यही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अति लघु उत्तरीय का, समर्थन कीमत से क्या समझते हैं, ठीक है। 3-3 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, और आपके बोर्ड एग्जाम में खासकर क्लास 12th में 8 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 8 तिरिक 24 नंबर तो आप लोगों का इसी में फिक्स हो जाएगा, किसमें, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। बस आप लोगों को तैयार कर लेना है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि समर्थन कीमत से क्या अभिप्राय है। उत्तर देखिए, समर्थन कीमत सरकार द्वारा उत्पाद की खरीद के लिए, सरकार द्वारा जो उत्पाद की खरीद है, खरीद के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली सुनिश्चित न्यूनतम कीमत होती है। प्रायः ये संतुलन कीमत के ऊपर होती है। ये कीमत किसानों को उनकी आय को विनियमित करने के लिए प्रदान की जाती है। जो किसान होते हैं उनकी आय को क्या किया जाता है, विनियमित करने के लिए स्टूडेंट ये प्रदान की जाती है। तो जो भैया हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, मैं पूरे क्वेश्चन को बताऊँगा, वो चाहे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो, 3 नंबर का क्वेश्चन हो या 6 नंबर का। तो ये आ गया है लघु उत्तरीय का प्रश्न। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्लास 12 इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो में बताएंगे आप सभी को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल क्या है, इसमें 5 ही क्वेश्चन होंगे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न का, जो कि एक प्रश्न 6 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुनिंदा प्रश्नों को हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहला है क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या करना है, आप लोगों को अंतर स्पष्ट करना है कि भैया भेद कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए, क्या है इनके बारे में हमें बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितने बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सका है, इसीलिए मैंने इसमें नहीं लिखा हूँ कि कितने साल में पूछा गया, ठीक है। अब ये हर साल पूछा जाता है और इस बार की बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया था, और इस बार जो आने वाला बोर्ड परीक्षा है उसमें भी 100% कन्फर्म है कि पूछा ही जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन विथ आंसर। देखिए उत्तर, देखिए सबसे पहला देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट देखिए, एक व्यक्तिगत परिवार की बचत तथा उपभोग प्रतिमान एक फर्म या उद्योग का कीमत स्तर व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण है। कुल उत्पादन, समग्र मांग तथा सामान्य कीमत स्तर समष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण है। समष्टि अर्थशास्त्र के क्या है स्टूडेंट, ये उदाहरण है। इसमें दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट चलिए देख लेते हैं। देखिए व्यष्टि, यहाँ पर देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक व्यक्तिगत फर्म, एक व्यक्तिगत परिवार अथवा एक व्यक्तिगत उपभोक्ता। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच में यानी मिक्स करके सारे क्वेश्चन के आंसर को बताया गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हैं और काफ़ी बड़ा हो जाता है थोड़ा क्वेश्चन का आंसर, लेकिन कोई बात नहीं, 6 नंबर के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। और शायद इसका आंसर भी कितने 125 से लेकर 150 शब्दों में लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इतना लिख देंगे तो 6 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। और जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसका मैंने आंसर बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर प्रश्न पूछा क्या गया है। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा में विपरीत संबंध की व्याख्या कीजिए। जो इसके विपरीत संबंध है इनकी हमें क्या करना है, व्याख्या करना है, ठीक है। तो देखिए व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछा गया है 6 नंबर का।
और ऐसे क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ जो आपकी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ऐसे हम क्वेश्चंस को बताएंगे ताकि जो आपकी तैयारी वो कंप्लीट हो पाए, अच्छे से कंप्लीट हो पाए। उत्तर देखिए, वस्तु की मांगी गई मात्रा कीमत में वृद्धि से गिरती है और कीमत में कमी से बढ़ती है, इसीलिए एक वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा कीमत के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। इसकी व्याख्या हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम के रूप में, क्या है, हास्यमान जो सीमांत उपयोगिता के नियम के रूप में की जाती है। इस नियम के अनुसार वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई के उपभोग या उपयोग, देखिए उपभोग से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है, इसीलिए प्रत्येक अतिरिक्त इकाई जो उपभोक्ता खरीदना चाहता है उसके लिए वो कम से कम कीमत देने के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है आंसर का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप लोग क्या है हमारी बातों को सुन रहे होंगे और वीडियोज में बताए गए जितने भी अक्षर हैं आपको दिख रहा होगा अच्छे से, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट देखिए। क्वालिटी अच्छे से नहीं आ रही वीडियो तो आप क्या कीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। क्वालिटी जब बढ़ाएंगे तो अच्छे से वीडियो का जो प्रश्न का उत्तर है वो देखने लगेगा। ठीक है, और आपको समझ में भी अच्छे से आने लगेगा। तो आप लोग क्या है 100% स्टडी पर ध्यान दीजिए, हमारी बातों को ध्यान से सुनिए और फोकस करके रखिए वीडियोज पर। ठीक है, फोकस करके ध्यान दीजिए, तब आपको क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आएगा। तो जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन था यहाँ पर मैंने बता दिया है, यहाँ पर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, मांग वक्र के दाईं ओर खिसकने एवं बाईं ओर खिसकने की कोई 3 कारण बताइए। हमें क्या बताना है स्टूडेंट कि जो मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है इसके सबसे पहले हमें 3 कारण बताना है। ठीक है, और जो मांग वक्र है इसके क्या है बाईं ओर खिसकता है तो इसका भी हमें क्या है 3 कारण बताना है। तो क्या है दोनों का 3-3 कारण बताएंगे तो हमें 3 नंबर इस पर दे दिया जाएगा एग्जामिनर के थ्रू और 3 नंबर इस पर दे दिया जाएगा, तो टोटल 6 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा। तो उत्तर चलिए देख लेते हैं। उत्तर है मांग वक्र के दाईं ओर खिसकने के 3 कारण है। देखिए ये जो दाईं ओर खिसकता है इसका 3 कारण देख लीजिए। सबसे पहला है उपभोक्ता की आय में वृद्धि होना। ठीक है, ये मांग में दाईं ओर खिसकने का कारण है। दूसरा है उपभोक्ता की वस्तु के लिए अधिक रुचि और प्राथमिकता होना। ठीक है, ये दूसरा है इसमें। तीसरा है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होना। ठीक है, ये भी आप लोगों का तीसरा है जो कि मांग वक्र दाईं ओर खिसकने और बाईं ओर खिसकने का 3 कारण है जो कि यहाँ पर आप लोग आंसर में देख सकते हैं। ठीक है, तो जो 3 नंबर क्वेश्चन था जो इसमें जो मैंने जो है दाईं ओर खिसकता है इसके बारे में मैंने बता दिया। अब बाईं ओर कैसे खिसकता है चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स के। जो स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो लाइए इकोनॉमिक्स का, आज का ये वीडियो पूरा बुक का निचोड़ है। देखिए मांग वक्र के बाईं ओर खिसकने के कोई 3 कारण चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है उपभोक्ता की आय में कमी होना। ठीक ना, जो उपभोक्ता इसके आय में कमी होना। दूसरा है उपभोक्ता की वस्तु के प्रति कोई रुचि और प्राथमिकता ना रहना। ठीक है, तीसरा है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होना। ठीक है, ये मांग वक्र की बाईं ओर खिसकने का कोई 3 कारण है और दाईं ओर का भी मैंने आपको बता दिया और ये बाईं ओर का। तो ये क्वेश्चन जो हमारा कंप्लीट होगा जो 3 नंबर था, तो तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर। एक आगत, देखिए एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच संबंध समझाइए। हमें क्या करना है भैया, संबंध समझाना है इन दोनों के बीचों में। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। उत्तर के साथ में हम बात करेंगे, जो भी बात करेंगे। देखिए एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच संबंध निम्नवत है। जो संबंध है बेसिकली स्टूडेंट वो क्या है, निम्नवत है। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें, जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो कुल उत्पाद बढ़ती है। जो सीमांत उत्पाद है बेसिकली ये भैया जब बढ़ेगा तभी तो कुल उत्पाद क्या है बढ़ती दर से बढ़ता है। तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट, ये पहला हमारा पॉइंट है। देखिए बोर्ड एग्जाम में भी जब आप लोग स्टूडेंट लिखिएगा तो इसी तरीके से लिखिएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये जो लाइनें दी हुई हैं ना ऐसे ऐसे, यानी पॉइंट के थ्रू जब आप एग्जामिनर को समझाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे मैं वीडियोज भी आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। जब आप कमेंट करेंगे कि इकोनॉमिक्स की कॉपी कैसे लिखें, देखिए अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपी लिखने का तरीका। नागरिक शास्त्र का मैंने अलग बता दिया, हिंदी का मैंने अलग बता दिया है,
समाजशास्त्र का कैसे लिखा जाता है, शिक्षा शास्त्र का और नागरिक शास्त्र का भी है। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा कि पूरा एक स्टूडेंट ने कैसे पूरा कॉपी को लिखा है। ठीक है, वो स्टूडेंट मैं ही होऊंगा, पूरा कॉपी को मैं लिखकर और आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को इकोनॉमिक्स की कॉपी कैसे लिखनी है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो देखने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। क्या इस वीडियो पे 100 कमेंट आ जाएगा तो मैं वो वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि जब सीमांत उत्पाद घटता है तो कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है। ठीक है, ये भी भैया काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तीसरा पॉइंट है कि सीमांत उत्पाद स्थिर रहता है तो कुल उत्पाद स्थिर दर बढ़ता है। तो जो सीमांत उत्पाद है ये जब स्थिर रहता है तो जो कुल उत्पाद स्थिर दर पर बढ़ता है। चौथा पॉइंट इसमें देखिए, जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है तो कुल उत्पाद अधिकतम हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट है। और पांचवा लास्ट पॉइंट है कि जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पाद घट रहा होता है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर की, एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच संबंध समझाइए। ये 5 तरह के मैंने संबंध बता दिए हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को देखा होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमारा पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो विशेषताएं इसका वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की प्रमुख विशेषताएं क्या है, निम्न बताएं। यानी कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं। सबसे पहला है क्रेताओं तथा विक्रेताओं का बाजार में प्रचलित कीमत के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। ठीक है, सबसे पहला ये पॉइंट है। दूसरा है किसी, यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु के क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई भी व्यक्तिगत क्रेता या विक्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। जो भैया कीमत है इसको क्या है, प्रभावित नहीं कर सकता है। और तीसरा पॉइंट है, एक फर्म उद्योग में प्रवेश व उसे किसी भी समय छोड़कर जा सकती है। इसे जो है किसी भी समय छोड़कर जा सकती है। फलस्वरूप दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही प्रचलित होते हैं। दीर्घकाल में क्या होते हैं स्टूडेंट, केवल सामान्य लाभ ही प्रचलित होते हैं। तो ये जो मैं 5 क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आया था, किसका, लघु उत्तरीय का, इकोनॉमिक्स का, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट जो कि मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं, वो आपके चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, ठीक है, या आपका जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो 3 नंबर का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर वीडियो बताया है स्टूडेंट, पूरे का मैंने आंसर लेकर आया हूँ। और तीनों टाइप के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में आप सभी को बताए हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को लिए अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा था तो लाइक कीजिएगा। मेहनत किया है काफ़ी, 3 दिन लगा इसको लिखने के लिए, अच्छे से रिसर्च करने के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा स्टूडेंट, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, मैराथन क्लास था, सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।